हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद आज फिर आप सभी दोस्तों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर जिसका नाम है गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। ये इम्पोर्टेंट कई लिहाज से है क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें इंटरनेशनल बिजनेस सब्जेक्ट के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार क्वेश्चन इसमें डायरेक्टली पूछे गए, कई बार इसमें क्वेश्चन कंसेप्चुअली पूछे गए। तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका कई और ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी लिंकअप है। तो इस नोट्स में, इस लेक्चर में हमने क्या किया है, एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट करने के साथ करेक्ट करने की कोशिश की है ताकि अंडरस्टैंडिंग बेहतर बन सके और कंसेप्ट को आसानी से याद किया जा सके, समझा जा सके। चलिए तो देखेंगे इसी तरीके से जो भी मैंने इसके अंदर डेटा रखा हुआ, मैंने पिक्चोरियल फॉर्म में डेटे को अरेंज करने की कोशिश की है ताकि चीज़ें ईजिली समझी जा सकें और चीज़ों को आसानी से लंबे समय तक दिमाग में रखा जा सके। ये लेक्चर क्यों इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जो पीजीटी कॉमर्स के एस्पिरेंट हैं, टीजीटी कॉमर्स के एस्पिरेंट हैं, यूजीसी नेट कॉमर्स है, चाहे यूपीएचएससी कॉमर्स हो, अगर आप इन सारे पेपर्स के सिलेबस को देखें तो सब में इंटरनेशनल बिजनेस को रखा गया है और उसमें ये अहम टॉपिक है। चाहे वो गैट हो, चाहे डब्ल्यूटीओ हो, चाहे कार्ड हो, ये सब के सब टॉपिक बड़े अहम हैं और इन सब चीज़ों को मैंने इसमें कनेक्ट करने की कोशिश की है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। खैर, गैट की हम बात करें तो इसकी सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करने जा रहे हैं, वर्ल्ड वॉर सेकेंड से। आप थोड़ा सा ऐसे स्टोरी नुमा आकार में समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि देश के अंदर जो दुनिया के अंदर जो विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ वो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ और ऐसा माना जाता है कि 1945 तक ये विश्व युद्ध चला। तो जब किसी भी दुनिया के अंदर जब भी कभी वर्ल्ड वॉर हुए हैं तो दुनिया की जो भी कंट्रीज़ हैं उन सारी कंट्रीज़ का इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली बहुत ही नुकसान हुआ है। जब कभी वर्ल्ड वार होता है तो पूरी दुनिया का इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली काफ़ी नुकसान होता है, काफ़ी रिसोर्सेज का नुकसान हुआ। सेम आपका वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद हमारी दुनिया, जो भी दुनिया है, दुनिया के जो बड़े डेवलपिंग नेशंस हैं आपके, उन सभी का बहुत नुकसान हुआ। अब चूंकि जब बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ तो उस नुकसान की भरपाई कैसे हो सकती है, कोई एक देश अकेले उसको नहीं सुधार सकता। उसके लिए क्या हो गया कि वर्ल्ड इकोनॉमी को दोबारा फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए और उसे बूस्टअप करने के लिए सारी कंट्रीज़ ने मिलके कुछ सिस्टम तैयार किया। क्या हुआ, फिर से एक बार समझिए। सब वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ, सेकंड होने से पूरी दुनिया की इकोनॉमी तहस नहस हो गई। जब तहस नहस हो गई, अब ज़रूरी क्या है कि हम क्या करें, पूरी इकोनॉमी को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करें। और रिकंस्ट्रक्ट अकेले नहीं हो सकती क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर मैटर क्रिएट हुआ है। तो ज़रूरी क्या है कि सारी कंट्रीज़ मिलके कुछ सिस्टम प्लान करें और उस सिस्टम के हिसाब से दुनिया की इकोनॉमी को फिर से बूस्ट किया जाए, फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए दो तरीके से काम करना प्रारंभ किया गया। पहला ढंग समझिए, 1944 के अंदर इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए, ध्यान से समझिएगा इस बात को, 1944 में इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए ब्रेंटन वुड कॉन्फ्रेंस हेम्प्सपियर यूएसए के अंदर रखी गई। कब रखी गई, 1944 में। इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को बेहतर बनाने के लिए हेम्प्सपियर यूएसए के अंदर ब्रेंटन वुड कॉन्फ्रेंस रखी गई और इस कॉन्फ्रेंस की वजह से दो ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है। पहली ऑर्गेनाइजेशन आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दूसरी आईबीआरडी जिसे हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। तो 1944 के ब्रेंटन वुड कॉन्फ्रेंस ने दो ऑर्गेनाइजेशन बनाई, आईएमएफ और आईबीआरडी। क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है कि ब्रेंटन वुड के ट्विंस कौन हैं, तो ट्विंस कौन है आपके, आईएमएफ और आईबीआरडी। फिर वापस आते हैं चार्ट पे। पहली दिक्कत हमारी दूर हो गई, इकोनॉमिक, और जो इकोनॉमिक वाला मसला है आपका, अगर जो यानी अल्टीमेट अगर आप कहें तो जो इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन है ये समस्या दूर हो गई। एक समस्या स्टिल बनी हुई थी। कौन सी समस्या बनी थी, इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपेंशन के लिए भी कोई ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी। यानी हमने क्या किया, इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट से हमने इकोनॉमिकली तो हम थोड़ा ठीक हो गए, लेकिन चूंकि ग्रोथ कर कराना है दुनिया को तो उसके लिए हमें इंटरनेशनल ट्रेड को भी एक्सपेंड करना पड़ेगा, तभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ज़रूरी था कि इंटरनेशनल ट्रेड पे भी काम किया जाए, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड ने नुकसान पहुँचाया वो सबको नुकसान पहुँचाया। तो हम आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से इकोनॉमिकली तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन अभी ट्रेड में हमने कोई काम नहीं किया, तो ट्रेड में भी हमें आवश्यकता थी। इसके लिए क्या हो गया, 1946 के अंदर प्लानिंग हुई कि भाई कोई ना कोई संस्था इसके लिए भी बनाई जाए। सो फाइनली वो दिन आ गया जिसका बेस मतलब वेट था। 1946 के अंदर
इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी 1946 के अंदर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखी गई ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। कहाँ रखी गई थी? हवाना के अंदर, और इसे हम हवाना चार्टर के नाम से भी जानते हैं। ध्यान से बातों को समझिएगा और कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा, कंसेप्ट बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगा, भूलेंगे ही नहीं आप अगर कायदे से पूरी बात को समझ लेंगे। वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, इकोनॉमी खराब हुई। इकोनॉमी खराब हुई तो हमें इकोनॉमी को क्या करना है? बूस्ट करना है। सारे देशों ने मिलकर प्लानिंग बनाई। 1944 के अंदर क्या किया? ब्रेंटन वुड कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के लिए वर्ल्ड बैंक यानी IBRD और IMF बन गए। लेकिन अभी बिजनेस को डेवलप करने के लिए हमें और ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता थी, इसलिए 1946 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड टैरिफ हवाना के अंदर, जिसे हम हवाना चार्टर के नाम से जानते हैं, ये कॉन्फ्रेंस रखी गई। यहाँ तक बात शायद आपको समझ आ गई होगी। वापस आते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन, इस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या हुआ कि एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में आप ITO कह सकते हैं, इसका इस्टेब्लिशमेंट हो गया। यानी कॉन्फ्रेंस में निर्णय लिया गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। कौन सी? इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये संस्था जो है वो डेवलप की गई। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था आर्गुमेंटिंग, मॉनिटरिंग वर्ल्ड ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी हमें क्या करना है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करना है, उससे संबंधित कुछ उसमें कार्रवाई करनी है, और उससे क्या करना है? दुनिया का एम्प्लॉयमेंट सिस्टम को भी बूस्टअप करना है। ये बेसिकली इसका पर्पस था। किसका? ITO का। हुआ क्या कि कुछ देशों को ITO में कुछ इश्यूज लग रहे थे। बहुत सारे देश थे, तो उन देशों को ISO के अंदर यानी ITO के अंदर, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ दिक्कतें लग रही थी, जिसकी वजह से वो इसे रिप्लेस करने की बात कह रहे थे, क्योंकि इसमें कुछ कमियां थी और बाकी देश के लोग चाह रहे थे कि इसमें रिप्लेसमेंट किया जाए। फिर हुआ ये कि 1947 के अंदर दुनिया के 23 मेजर ट्रेडिंग नेशंस, दुनिया के जो 23 बेहतर व्यापार करने वाले देश थे, जिसमें भारत भी शामिल है, उन 23 देशों ने मिलकर क्या किया? एक नया एग्रीमेंट साइन किया। और ये जो नया एग्रीमेंट साइन किया, इस एग्रीमेंट को हम आज की डेट में GATT यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के नाम से जानते हैं। ये साइन किया गया था जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। और ये जो कंटिन्यू यानी कि एक्चुअली इसने काम करना स्टार्ट किया था ऑफिशियली 1948 के अंदर। अब क्वेश्चन यहाँ से 3 पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर, तीनों क्वेश्चन को समझिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि GATT के फाउंडर मेंबर में कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हैं, तो उसमें इंडिया भी था और इंडिया भी शामिल है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका जो एग्रीमेंट जो साइन हुआ था, कहाँ साइन हुआ था? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसने काम करना स्टार्ट किया था 1948 में। अगर ये पूछा जाए कि इसने एक्चुअली काम करना कब स्टार्ट किया, तो 1948 में। साइन हुआ था ये कब? 1947 में। चलिए अब देखिए इसका फोकस, देखिए क्या है GATT का। GATT मेनली फोकस ऑन टैरिफ एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। इसका काम क्या था? टैरिफ और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस पे GATT का बेसिकली फोकस था। और इंटरनेशनल जो मैटर्स हो जाएं उन्हें सुलझाना था। यानी टैरिफ और ट्रेड को क्या करना है? रिस्ट्रिक्ट करना, और इंटरनेशनल मैटर्स को क्या करना? सुलझाना। ये बेसिकली काम किसका था? ये बेसिकली फोकस था GATT का। बात शायद समझ में आ पा रही होगी। अब हम वापस बढ़ेंगे, थोड़ा सा इसके ऑब्जेक्टिव्स पे प्रकाश डालेंगे। ऑब्जेक्टिव देखिए, एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी इसका पहला उद्देश्य क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सपेंड करना। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? GATT की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। दूसरा, इंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज वैल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। दूसरी किस कोशिश क्या थी कि हम पूरी दुनिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, और एम्प्लॉयमेंट तभी पॉसिबल है जब प्रोडक्शन बढ़े, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली है कि जो डिमांड है वो आपकी क्रिएट होगी। यानी कोशिश क्या थी? प्रोडक्शन बढ़े, डिमांड क्रिएट हो और एम्प्लॉयमेंट बढ़े। ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट अगर आप इसके ऑब्जेक्टिव देखें तो रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। भाई जब वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन होगा, हम एक दूसरे देश के साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आपका इंप्रूव होगा। और चौथा है यूज़ वर्ल्ड वाइड रिसोर्सेस। जब आप दुनिया से कनेक्ट होंगे तभी वर्ल्ड वाइड रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि जब आपके पास जो टेक्नोलॉजी है आप उसी का यूज़ करेंगे। जब वर्ल्ड वाइड कनेक्ट होंगे तो दूसरे की भी टेक्नोलॉजी यूज़ करने का मौका आपको मिलेगा। तो ये इसका क्या है? कुछ इसके ऑब्जेक्टिव थे। अब देखिए इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। GATT जो है वो 4 प्रिंसिपल्स पे काम करता है।
पहला जो प्रिंसिपल है वो समझिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। नॉन डिस्क्रिमिनेशन शब्द आपने मार्केटिंग इकोनॉमिक्स के अंदर जब मोनोपोली मार्केट थी उसमें पढ़ा होगा। एक होता है डिस्क्रिमिनेट प्राइसिंग, जिसके अंदर क्या होता है कि एक ही प्रोडक्ट का अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग रेट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए ट्रेन, एक ट्रेन मान लो लखनऊ से दिल्ली तक जाएगी। अब ट्रेन एक ही है, ड्राइवर एक ही, गाड़ी भी एक ही रास्ते से जाएगी, लेकिन स्लीपर का अलग टिकट है, एसी का अलग टिकट है और जनरल डिब्बे का अलग टिकट है। दैट इज़ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो कहा गया था कि जो प्रिंसिपल इसके हैं उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जो भी सिस्टम हो सबके जैसा एक हो, अलग अलग सबके लिए होगा तो दिक्कत होगी। दूसरा था प्रोटेक्शन थ्रू टैरिफ, यानी हम इंटरनेशनल ट्रेड को टैरिफ के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें कभी ऐसा लगता है कि हमें ये प्रोडक्ट नुकसान पहुंचा रहा है तो हम टैरिफ इम्पोज करके उसे बैन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेबल बेसिस ऑफ ट्रेड, यानी एक प्रॉपर चैनल हो, प्रॉपर सिस्टम हो, स्टेबिलिटी रहनी चाहिए बिजनेस में। बिजनेस में स्टेबिलिटी रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कंसल्टेशन, प्रॉब्लम राइट्स एंड अवेयर करना, यानी कंसल्टेशन का मतलब क्या है कि गैट आपको कुछ कंट्रीज़ को उनकी समस्याएं भी सुलझाता था, उनके राइट्स के बारे में उन्हें अवेयर करता था, उन्हें एजुकेट करने का भी काम करता था और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें सलाह भी देने का काम करता था। तो ये बेसिकली इसके प्रिंसिपल्स थे। यहाँ तक आपको शायद बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसके बाद हम लोग अभी और आगे बढ़ेंगे कि गैट किस तरीके से रिप्लेस होती है। अब देखिए कुछ गाइडलाइंस हैं टैरिफ वगैरह को हाई करने की, तो गाइडलाइंस को देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। रिडक्शन इन टैरिफ फॉर म्यूचुअल एडवांटेज, यानी टैरिफ तो आप रिड्यूस कर सकते हैं लेकिन तभी रिड्यूस करेंगे जब दोनों देशों की सहमति हो। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक देश अपनी मर्जी से टैरिफ को रिड्यूस कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा है ईच मेंबर हैज़ वर्क इन गुड फेथ, आपको हमेशा वर्क कैसे करना है, गुड फेथ में। भाई दो देशों के साथ बिजनेस कर रहे हो तो आपकी तरफ से बिल्कुल ईमानदारी वाला काम होना चाहिए, कायदे का काम होना चाहिए। नेक्स्ट है नेगोशिएशन शुड बी प्रोडक्शन ऑफ टैरिफ एंड वर्किंग फ्लो लो, कहा गया निगोशिएशन जब भी कभी आप करें तो टैरिफ वगैरह रिड्यूस हों और वर्किंग जो टैरिफ हैं आपके वो कम होने चाहिए। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी। अब देखिए वापस आते हैं कि गैट किस तरीके से रिप्लेस हुआ। देखिएगा गैट के बारे में पढ़ें तो गैट के अंतर्गत टाइम टू टाइम बहुत सारे चेंजेस हो गए। भाई होता क्या है कि जब चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती हैं, स्टार्टिंग करी गई तो 23 मेंबर्स थे और धीरे धीरे करके 1994 तक इसके अंदर जो मेंबर हो गए वो हो गए 130। अब जब मेंबर ज़्यादा होंगे तो उनके अलग अलग मामले होंगे, तो ऑब्वियसली है कि चेंजेस तो बहुत सारे होने स्वाभाविक हैं। तो बहुत सारे गैट के अंदर 1994 तक चेंज किए गए और 1994 में क्या हुआ कि ऐसा लगा कि इसमें कुछ ज़्यादा बड़े चेंजेस किए जाए, मतलब इसका रूप चेंज किया जाए। इसके लिए 1994 के अंदर एक आर्ग्यू राउंड समिति, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि आर्ग्यू राउंड समिति जो है वो किससे संबंधित है। तो आर्ग्यू राउंड समिति जो है आपकी वो किससे संबंधित है, WTO से संबंधित है। 1994 में आर्ग्यू राउंड समिति मोरक्को के अंदर स्टैब्लिश हुई और जिसके तहत क्या हुआ, ये डिसीजन लिया गया कि जो गैट है, गैट को रिप्लेस किया जाए और इसकी जगह पे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया जाए। कब हुआ, 1994 में आर्ग्यू राउंड समिति मोरक्को के अंदर हुई, जिसके तहत ये डिसीजन लिया गया कि अब हम क्या करेंगे, गैट को रिप्लेस करेंगे और WTO इस्टेब्लिश करेंगे। तो ऑफिशियली 1995 से WTO ने काम करना भी स्टार्ट कर दिया। अब WTO की ऑब्जेक्टिव क्या थे, तो टू सेट एंड इन्फ्लुएंस रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के मैंने बताया ना आपको 130 देश हो गए, अब मसले ज़्यादा बढ़ रहे थे तो इसके लिए कुछ नए रूल बनाए गए और इंटरनेशनल ट्रेड को एक सिस्टमेटिकली किया जाए, इस पे काम किया गया। दूसरा था टू प्रोवाइड फोरम फॉर नेगोशिएशन एंड मेंटेनिंग फर्दर ट्रेड लायबिलिटी। भाई ट्रेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि 130 देश जो भी हैं उन सारे देशों में बिल्कुल लिबरली फ्री में, मतलब बहुत आसानी से एक दूसरे देश के साथ काम किया जाए। उसके लिए ज़रूरी क्या था कि निगोशिएशन का जो पैटर्न है वो बहुत सिस्टमेटिक हो, अगर कोई मामला क्रिएट हो जाए तो उसे आसानी से निगोशिएट किया जा सके। तीसरा था टू सॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट, जो ट्रेड डिस्प्यूट हो जाते हैं उन्हें भी बहुत ही ईजिली सॉल्व करना, मैटर को बहुत ज़्यादा खींचना नहीं। और लास्ट है आपका टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा WTO का उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, सारे मेंबर्स कंट्रीज़ अपनी बात रखें और सबकी सहमति से ही डिसीजन लिए जाएं। तो ये इसके बेसिकली कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। एक दो ऑब्जेक्टिव और देख लेते हैं, जैसे टू कोऑपरेट विद अदर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। और भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IBRD हो गया, इन सभी के साथ क्या करना है, आपको कोऑपरेट करना है, मतलब ऐसा नहीं कि उन्हें आप इग्नोर कर देंगे। उसके बाद है टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड बेनिफिट फुल्ली फ्रॉम ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। कहा गया जो गरीब देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनकी हेल्प करना और उन्हें
पूरे ग्लोबल जो इन्वायरमेंट है दुनिया का, उन सारी चीज़ों से उन्हें बेनिफिट प्रोवाइड करना, यानी कि अलग अलग प्रोडक्ट देशों से प्रोडक्ट खरीद के उसका बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट है टू फॉलो द रूल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टू फॉलो द रूल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी आपको क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिस्टम पे काम करना है। आपको कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जो कि फ्यूचर की जनरेशन के लिए नुकसानदायक हो। हमें डेवलप भी करना है और फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट करना है। तो ये बेसिकली जो लेक्चर था जिसके अंदर हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस किए, और एक दो चीज़ें इससे संबंधित हैं। ये आप अल्टीमेट कहें तो ये आखिरी स्लाइड है जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वर्ल्ड जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है बेसिकली वो 5 प्रकार के एग्रीमेंट को कंसिडर करती है, यानी 5 बड़े मुद्दों पर सहमति हुई थी WTO एग्रीमेंट में। पहला किस पे हुई थी, गुड्स पे, सर्विसेज पे, यानी बिजनेस गुड्स का होगा, सर्विसेज का होगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब है कि अगर आपने किसी चीज़ का आविष्कार किया, किसी चीज़ को आपने बनाया, तो उसका बाकायदा प्रॉपर्टी राइट होगा, कोई दूसरी कंट्री आपके उस कंसेप्ट को चोरी नहीं करेगी। चौथा था डिस्प्यूट सेटलमेंट, अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो वो बहुत इजीली सॉर्ट आउट किया जाए। और पांचवा था पॉलिसी रिव्यू, जो पॉलिसीज़ बनेंगी उन्हें आपको टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहना है। तो अल्टीमेट ये 5 इसके क्या थे, एग्रीमेंट के बेसिक एलिमेंट्स थे जिनके आधार पर WTO काम करता है। तो ये जो लेक्चर था वो थोड़ा सा इसी से संबंधित था, जो भी फैक्ट्स आपसे इस कंसेप्ट से जुड़े हुए थे मैंने इस लेक्चर के अंदर आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। मुझे उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है, पूरा लेक्चर है, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर कोई डाउट है आपका, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करें और जो भी उसका बेटर सोल्यूशन होगा वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन, हैव अ नाइस डे।